हेलो एवरीवन, शैलजा लोधी दिस साइड। और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एमबीए के सारे सब्जेक्ट सारे सेमेस्टर के एक करके पढ़ाने वाली हूँ, तो हियर आई एम विद माय पहला लेक्चर। तो आज मैं जो सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ विच इज़ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मॉड्यूल नंबर 1, जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन फाउंडेशंस एंड टेक्निक। अब ये जो मॉड्यूल है बेसिकली मैं आपको 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाली हूँ। टुडे इन द पार्ट 1 वी आर गोना कंप्लीट आवर इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि मैं आपको 2 क्लासिफिकेशंस बताऊंगी। और आज हम कंप्लीट करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन का ओरल और रिटन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। हियर वी गो। हम यहाँ पे एकदम सीधे शब्दों में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे आसान से आसान भाषा में। चलो शुरू करते हैं। तो आज मॉड्यूल नंबर 1, जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके फाउंडेशंस और टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि इस चीज़ का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर क्या एप्लीकेशन होने वाला है। अब देखो, आप MBA कर रहे हैं तो या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं या फिर आप इसे करने के बाद अपनी जॉब लाइफ स्टार्ट करेंगे। और जब हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ऑफिस में अपनी बातें इफेक्टिवली कह सकें, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा कोई सजेशन हो। अगर हम उसको इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पा रहे तो हमारी जॉब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। MBA में हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, हर ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो देखो, अगर कोई भी वर्क प्लेस है वहाँ पे अगर ये सारा कम्युनिकेशन, ये जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर सीमलेस तरीके से नहीं होंगे तो उस वर्क प्लेस का क्या कल्चर रह जाएगा और क्या तो उसकी इंपॉर्टेंस रह जाएगी। इसलिए MBA में ही हम लोगों को पढ़ा देते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब समझो कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। हमारे पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी आइडिया है, कोई भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसको कन्वे करने के साधन को कहते हैं हम कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ है, XYZ एनीथिंग, जो कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब कम्युनिकेशन में 2 लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंगेजमेंट होता है। किस किस का? एक तो होता है गिवर का, एक होता है रिसीवर का। गिवर कौन है? ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। जहाँ से या जिस इंसान से, जिस भी कंपनी से वो मैसेज निकल रहा है वो गिवर है, और जिस भी इंसान तक, जिस भी कंपनी तक वो मैसेज जा रहा है वो रिसीवर है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा सफल रहे, इसके लिए इन दोनों ही लोगों का एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए होता है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, कब तक? जब तक कि जो दोनों पार्टी हैं, गिवर और रिसीवर, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक ना पहुंच पाए। अब देखो, सपोज दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। इधर से इधर इंटरेक्शन जा रहा है, इधर से इधर फीडबैक जा रहा है। सो दिस इज एक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंटरेक्शंस। दिस इज अ 2-वे प्रोसेस। अब देखो, कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, 2 बेसिस है उसके। पहला जो बेसिस है वो तो है कम्युनिकेशन चैनल्स के बेसिस पे। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि चैनल क्या होता है। देखो, जो भी मैसेज का गिवर है और जो मैसेज का रिसीवर है, यहाँ से यहाँ तक बात आखिर पहुँच कैसे रही है। जैसे आप रेडियो से सुन रहे हैं या टीवी से सुन रहे हैं, आपके पास कोई ईमेल आई है, तो ये जितने भी ये जो कम्युनिकेशन के मीडियम है उसी को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और इसी के बेसिस पे कम्युनिकेशन हमारी 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल होगा और इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखो, वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसका एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं KISS किस। इसका मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आप अपनी बात को जितनी छोटी तरीके से, जितनी सिंपल तरीके से रख पाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मानी जाएंगी, उतनी ही आसानी से सामने वाले को समझ में आएंगी। अब फर्दर वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइडेड है 2 में। एक है ओरल, जिसे स्पोकन भी कहते हैं, और दूसरा है रिटन। और जो नॉन वर्बल है उसमें आती हैं आपकी 3 चीज़ें, एक आपका अपीयरेंस, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी साउंड्स। हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। उससे पहले आप समझो कम्युनिकेशन का दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस क्या है? स्टाइल और पर्पस, कि आप किस स्टाइल में तो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं और आपका पर्पस क्या है आखिर। तो देखो, इसमें होती हैं 2 चीज़ें, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। आपको दोनों से आसानी से समझ में आ रहा होगा। फॉर्मल यानी कि जैसे हम किसी ऑफिस में या फिर किसी एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन के पास अगर अपनी बात रखते हैं, हम काफ़ी फॉर्मल तरीके से रखेंगे, हम उससे अपने दोस्त की तरह नहीं बात करेंगे। और इसका पर्पस भी बेसिकली अक्सर एक आउटकम ही होता है जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे अगर हम किसी कंपनी में अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका आउटकम हमें क्या चाहिए? कि हमें जॉब चाहिए। तो इसलिए
बेसिस इसका एक पर्पस भी होता है। अब देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल बेसिकली जैसे आप अपने घर में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, या फिर काफ़ी हद तक जैसे मैं भी अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बहुत ही एक दोस्त की तरह चीज़ें समझा रही हूँ। सो दिस इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें आउटकम चाहिए ही चाहिए होता। अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से किस लिए बात करते हैं? अपनी खुशियाँ, दुख बांटने के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, आप कभी कभी ऐसे मन बहलाने के लिए भी। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि कोई आउटकम हो, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमेशा अक्सर 99% एक आउटकम हम दिमाग में लेके चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को और डिटेल में। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ओरल जिसे हम स्पोकन भी कहते हैं और दूसरा है रिटन। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ओरल या फिर स्पोकन। इसमें क्या होता है, जो भी बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं उसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान स्टेज पे खड़े होकर स्पीच दे रहा है, या फिर कोई वीडियो कॉल है, या फिर फोन कॉल है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, जिसमें भी किसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, बोलने वाली भाषा का, लिखने वाली का नहीं, उसको हम स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डालते हैं। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ 100% इफेक्टिव होती है, नहीं। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, स्पोकन कम्युनिकेशन है, वो 3-4 चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे कि पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। अब देखो, मान लो कि कोई इंसान है स्टेज से स्पीच दे रहा है, बहुत ही तेज तेज चीख के बोल रहा है, बहुत ही हाई पिच में बोल रहा है, तो क्या आपको उसकी बात समझ में आएगी अच्छे से? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई। बहुत ही तेजी से बोला चला जा रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं यार, तो फिर क्या वो एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुई? नहीं हुई। और जो वो वर्ड्स बोल रहा है वो क्लियर ही नहीं है, आपको क्लियरली समझ में ही नहीं आ रहे, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई? नहीं हुई। तो इस तरीके से जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो इन 4-5 चीज़ों से अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। अब देखो, हर चीज़ एक स्टेजेस में होती है। ये तो नहीं कि आपको अगर 100वीं सीढ़ी पे जाना तो सीधी 100वीं पे चले जाएंगे, नहीं ना, आप 1 से शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन यानी ओरल कम्युनिकेशन की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ उसके एलिमेंट्स होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो सेंडर होता है। सेंडर कौन? जो भी मैसेज का ओरिजिनेटर है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एनकोडिंग। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको समझा रही हूँ एमबीए के बारे में और मैं आपको उर्दू में बताने लगूँ, तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा ना। इसके लिए ज़रूरी होता है इसका सेकंड स्टेज, जिसे कहते हैं एनकोडिंग। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को, जो कि उसे गिवर को देना है, उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करे जो कि जो रिसीवर है उसको ईजिली समझ में तो आए, ठीक है। तीसरी चीज, ये मैं आपको पहले भी बताई होगी, चैनल यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे फेस टू फेस मीटिंग चल रही है, फोन कॉल चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, क्या चल रहा है। फोर्थ चीज आती है इसमें डिकोडिंग। अब देखो, ये स्किल है, किसकी स्किल है? ये एक रिसीवर की स्किल है। कंफ्यूजिंग स्टेज होती है ये। अगर सेंडर ने जो मैसेज दिया है, रिसीवर को वो समझ में ही नहीं आया, फिर उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसको भाषा नहीं समझ में आई, उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो क्या होगा, डिकोडिंग मैसेज की अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसे कंफ्यूजिंग स्टेज भी कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो है रिसीवर। हर रिसीवर अपनी कोई भी बात सुनने से पहले किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में ना अपने खुद के आइडिया और इमोशंस लेके आता है। उसका खुद का एक बैकग्राउंड होता है, उसके खुद की एक नॉलेज होती है, प्रायर नॉलेज होती है, जो उसको अलाउ करती है और कभी कभी अलाउ नहीं भी करती कि जो उसको मैसेज दिया जा रहा है उसको ठीक से समझ भी पाए या नहीं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है फीडबैक और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। फीडबैक का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको एमबीए का भी पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल समझ में नहीं आएगा, या कह सकते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग गंदी, आपको ये नहीं समझ में आएगी, तो आप ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम ऐसे ऐसे करके हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, जो आपने मुझे बताई, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। फिर मैं क्या करूँगी, फिर पढ़ूंगी आपके कॉमेंट को और उस पर काम करूंगी। इस तरीके से कम्युनिकेशन हमारा फ्यूचर में और ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। आप समझ रहे हैं? अब ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। और फीडबैक रिक्वायर्स क्लोज अटेंशन। मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी जब भी आप मुझे कोई फीडबैक देंगे, ताकि मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सर्कमस्टांसेस इन विच योर मैसेज इज कन्वेड। देखो, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताती हूँ। जैसे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है। अब यार, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में आप जाके गांव में नहीं बता सकते हैं ना। उस गांव में जिसका लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा लो है, उन लोगों को वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। तो आपको ये भी देखना होता है कि हम जिस तरीके के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही अपने मैसेज को एनकोड करना चाहिए, अपने मैसेज को डिलीवर करना चाहिए। सोच समझ के चीज़ें की जाती है। ये नहीं कि आप किसी ऐसी जगह पे जाके अपनी बात रख रहे हैं जहाँ पे उस चीज़ का कोई
कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। देखो टाइमली सजेशंस मिल जाते हैं, क्वारी ऐसे करके एड्रेस हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कोई बात कही फेस टू फेस, तुरंत मुझे बता दोगे कि यार शैलजा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। कोई आपकी क्वारी होगी आप तुरंत पूछ लेंगे, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगी। और जब मैं आपको बातें बता रही होंगी तो मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेक कर रही होंगी कि आपको समझ में आ भी रही है या नहीं। तो जो इसमें ओरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है ना, वो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑडियंस की तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ समझ जाता है। ओरल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंटरपर्सनल भी फील होती है, मतलब हायर डिग्री ऑफ ऑनेस्टी। अगर आप मेरे से सामने सामने से बात करें, फेस टू फेस बात करें, तो कहीं ना कहीं आप मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल होती है, वर्सेटाइल होती है, काफी ज्यादा अडेप्टेबल भी होती है। ऑब्वियसली टाइम भी बच रही है, मनी भी बच रही है, एनर्जी भी बच रही है। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है, कोई स्कैंडल को रिजॉल्व करना है, उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट होती है। जैसे कोई वर्क स्पेस है, कोई ऑफिस है, वहां पे अगर ओपनली ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, जो मैनेजर है वो वर्कर से ढंग से बात नहीं कर रहा है, बॉस है वो मैनेजर से ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे वर्क प्लेस पे क्या होगा, जो वर्कर्स का मोरल है ना वो काफी ज्यादा डाउन रहेगा। इसलिए जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो इस चीज को भी एनकरेज करती है कि वर्क प्लेस में मोरल्स बने रहें, अच्छे से बातचीत होती रहे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता रहे। और ओरल कम्युनिकेशन में आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी रीड कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल पे है तो आप टोन को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर सामने सामने से बात होती है आप बॉडी लैंग्वेज को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या होती है, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस होती हैं। अब ऑब्वियसली इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होने वाली है, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो अगर हमारा कोई मैसेज ही खराब है, यानी कि पुअर मैसेज है, तो उससे कंफ्यूजन और बैड रिएक्शन तो आ ही सकता है। जैसे कोई स्पीच दी किसी ने स्टेज पे, बड़ी ही गंदी थी, तो तुम्हें हाथ के हाथ उसका बैड रिएक्शन ऑडियंस के चेहरे पर दिखाई दे सकता है। देखो बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। तो वहां पे ना ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो है लेकिन एनफ नहीं है। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है वो लेस ऑथेंटिक भी होती है, प्रिंटेड और रिटन वाले से। जैसे अगर मुझे कोई जॉब चाहिए, तो अगर मुझे जॉब लेटर रिटर्न में आ रहा है तो मैं उस पर ज्यादा ट्रस्ट करूंगी। लेकिन अगर कोई मुझे मुंह से ही बोल के चला गया कि शैलजा मैं यहाँ पे तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा ऐसे ऐसे करके, तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, मुझे ज्यादा ऑथेंटिक फील नहीं होगा। जो ओरल मैसेजेस होते हैं, कौन किसको क्या बोल के चला गया, ये आर नॉट इजी टू मैनेज एट ऑल। एवरीडे एक्टिविटीज के लिए तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है, लेकिन अगर लंबी लंबी स्पीचेस हैं तो काफी अनप्रोडक्टिव हो जाती है। लोगों को याद ही नहीं रहेंगी कि आपने क्या बोला, तो उस चीज का क्या फायदा है। यार देखो ओरल कम्युनिकेशन में ना हमारा जो ऑडियंस होती है उसका कितना फोकस है, उसकी रिसेप्टिविटी कितनी, उसको समझ में कितनी चीजें आ रही है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफी सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी हो जाती है। ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एंड नाउ लेट्स कम टू द वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट विच इज रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी मैसेज है हमारा वो या तो टाइप्ड होगा, या इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड होगा, या फिर हाथ से लिखा हुआ होगा, हैंड रिटन होगा। और इसमें चैनल्स यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है, मेल करा जा सकता है, आर्टिकल लिखा जा सकता है, नोट्स हो सकते हैं, न्यूज लेटर, जॉब डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। अब देखो कोई भी चीज 100% इफेक्टिव तो होती नहीं है, इसलिए इसका जो इफेक्टिवनेस है वो भी कुछ चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि वोकेबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, एक्यूरेसी, क्लैरिटी ऑफ मैसेज। अगर ये सब चीजें खराब है, ऑब्वियसली हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होने वाला है। देखो यार बिजनेस और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो स्टैंड आउट हमेशा करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन इज फाइन, वर्क प्लेस कल्चर को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्टैंड आउट क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि जो बिजनेस होता है, प्रोफेशनल वर्ल्ड होता है, बहुत ज्यादा हाईली ऑर्गेनाइज होता है, एक हाईली फॉर्मल सेक्टर है, इसलिए। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन की भी अपनी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए सबसे ज्यादा सूट हमारा रिटन कम्युनिकेशन करता है। काफी ज्यादा प्रिसाइज होता है, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्लियरली कैसे स्टेब्लिश होंगी, जब तक हमारे पास रिटन उसके रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, रिटन कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि कोई कंपनी होती है, उसका जो वर्किंग कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं रिटन होता है कि यार ये हमारे रूल्स हैं, हमारे कंपनी में जो भी काम करेगा इन रूल्स के अंडर करेगा। तो उससे क्या होता है, क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज स्टेब्लिश होती हैं, स्ट्रैटेजी स्टेब्लिश होती हैं, और ऑपरेटिंग गाइडलाइंस जैसे कि मैंने भी आपको बताया ही था, ये सब स्टेब्लिश होता है। रिटन कम्युनिकेशन से जो रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस होता है ना वो इजी बन जाता है, हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन होता है, हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। और जैसे कि कभी कभी ना क्या होता है कि हमें पुराना रिकॉर्ड देखने की जरूरत पड़ती है, तो ओरल कम्युनिकेशन है वहां तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अगर रिटन कम्युनिकेशन है ना, तो हमें
इजीली अवेलेबल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पुराने भी। जैसे कभी कभी कंपनियां होती हैं लीगल मामलों में भी फंस जाती हैं, तो भाई जो लीगल डिफेंसेस होते हैं, कोर्ट्स एंड ऑल होते हैं, वो तो रिटर्न रिकॉर्ड्स ही देखते हैं। उनको नहीं मतलब आपकी कंपनी में ओरली क्या क्या बातें हुई हैं, आपने क्या क्या ओरली किससे क्या क्या कमिटमेंट्स किए, दे डू नॉट केयर अबाउट, दे सिंपली रिलाई ऑन एक्यूरेट रिटर्न रिकॉर्ड्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है रिटर्न कम्युनिकेशन से। और जैसे कोई बॉस है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को मुंह से बोल दे कि यार ये काम कर दो, तो क्या है उतनी ज़्यादा अथॉरिटी कन्वे नहीं होती। और ऐसी जगहों पे, वर्क प्लेस पे, बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, इनके लिए अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अथॉरिटी को इफेक्टिवली कौन कन्वे करता है? रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको कोई बात आई, आपने बोल दी, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर आपको कोई मैसेज है, उसको सबमिट करने से पहले आपके पास टाइम होता है कि आप उसे रिवाइज कर लो, एडिट कर लो, वो भी मल्टीपल टाइम्स। ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, मैंने आपसे बात कही, आप उसे तभी के तभी समझ गए तो ठीक है, वरना आपको वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या हुआ, मैंने आपको लिख के कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, अब आपकी मर्जी है, आप उस मैसेज को ना अपनी ओन स्पीड पे भी, अपनी पेस पे उसे डिकोड कर सकते हो, आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अब हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन की जब इतनी सारी एडवांटेजेस है, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। ये ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं आपको कुछ बोल के बता दूं, उससे ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब मैं आपको कुछ लिख के समझा रही हूँ। और इसमें क्या है ना, एक पर्सनल टच नहीं होता, तो अनफ्रेंडली और इम्पर्सनल सी फीलिंग आती है काफ़ी ज़्यादा। अब यार एक्सेसिबिलिटी का भी इशू काफ़ी जगह आता है, कुछ एरियाज़ में आता है। जैसे मान लो आपने कोई नई नई कंपनी खोली, ठीक है, उसके इंग्लिश के पैम्फलेट्स आप एक ऐसे गांव में बांट के आ गए हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा लो है, जहाँ पे लोग इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे, इस केस में रेस्ट्रिक्ट हो गई। यार रिटर्न कम्युनिकेशन में स्टेशनरी का हो गया, वर्कफोर्स का हो गया, आपने कोई मैसेज टाइप करवाया, इन सब का भी कॉस्ट लगता है। और जो आपको फीडबैक मिलेगा ना, वो भी इमीडिएट नहीं मिलने वाला। आपको ईमेल भेजेंगे, वो इंसान पढ़ेगा, अपना टाइम लेगा, उसके बाद वो फीडबैक भेजेगा। तो इसमें क्या है, इमीडिएट नहीं है चीज़ें। ओरल में क्या है, मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आप मुझे सामने सामने से बता देंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो। तो ओरल में क्या हो रहा है, फीडबैक इमीडिएट है, लेकिन रिटर्न में क्या है, फीडबैक इमीडिएट नहीं है। और यार एक्सेसिव पेपर वर्क तो हो ही जाता है, अगर आपके पास सारे ही रिकॉर्ड रिटर्न में है, तो यार ऑफिस वगैरह में पेपर वर्क तो ज़्यादा होता ही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स भी चाहिए होती हैं, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी मैसेज लिख के इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे। तो गाइज दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। हम मॉड्यूल 1 का जो पार्ट 2 है, उसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।